मांझी ने अपने कहा, कैमरा पर कहा कि यदि हमको फोन किए रहते तो जीत गए रहते। अनिल जी हड़बड़ा गए, भाग गए मैदान छोड़ के। इससे कितना सहमत है सर आप? लेकिन कई ऐसे मुद्दे सामने आए, कई ऐसा जगह सामने आया जब जीतन राम मांझी से और आपका मतभेद सामने आया। आप पिछली बार कहीं बात ले लीजिए, जिस प्रकार से आपको मंच से मांझी जी ने जो नसीहत दिया वो आपको बंद कमरे में भी दे सकते थे। कंफ्यूजन है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, संवादहीनता है, जिसके कारण इस तरह की बातें हुई है। क्योंकि राजनीति तो आपको विरासत में मिला है सर। राजनीति में विधानसभा से जो चुनाव लड़कर के जाते हैं, कहने मतलब कि विधानसभा से जो जा रहे हैं उनको कहा जाता है कि यह मेन गेट है। परिषद से, विधान परिषद से जो लोग जाता है उसको कहा जाता है कि पिछला गेट। संतोष सुमन पिछले गेट से क्यों जा रहे हैं? लेकिन ये तो मानना होगा ना कि संतोष सुमन सिर्फ हम पार्टी के लिए प्रचार किए, लड़े। आपने कहा कि 6 सीटों पर हम खड़े थे, तो इसका मतलब कि एनडीए के बाकी सहयोगियों को आपने मदद नहीं किया। सर आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिताजी आपके पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पार्टी के संरक्षक है। पार्टी में दबदबा किसका है? चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, किसको आप बेहतर मानते हैं सर? मांझी जी और चिराग पासवान में कौन ज्यादा पावरफुल है? दोनों बिहार में दलितों के बड़े नेता हैं और कई बार टकराव की नौबत आई कि हम दलितों के बड़ा हित ऐसी हैं तो हम। आप क्या मानते हैं सर? आपकी पार्टी को विलय करने का दबाव था सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार पॉडकास्ट सीरीज में। आज हमारा चौथा सीरीज है और इसमें जिस शख्स से हम बात करेंगे, बिहार की राजनीति में कुछ नाम सिर्फ पहचान ही नहीं, पूरी राजनीति का इतिहास होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी संघर्ष, सत्ता और जमीनी राजनीति का बड़ा नाम। और आज बात है उसी विरासत के वारिस की, संतोष मांझी, जो बिहार सरकार में लघु जल संसाधन मंत्री भी हैं। राजनीति को दूर से नहीं घर से देखा है, सत्ता को किताबों में नहीं मैदान में समझा है। यह एपिसोड है नाम, काम और राजनीतिक भूमिका पर। संतोष सुमन जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जी बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में, क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है आप लेक्चरर हैं, आपने राजनीति शास्त्र से पढ़ाई किया है और पीएचडी भी आपने हासिल किया है। यह बात कुछ अपने परिवार और एजुकेशन की बात अगर सर आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, एमए और नेट वहीं से किया, पीएचडी किया मगध यूनिवर्सिटी से जी। और गया कॉलेज गया में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, असिस्टेंट लेक्चरर के तौर पर हम हैं। अभी जिन छुट्टी में हम लोग चलते हैं, लियन हम लोग का होता है। और मेरी पत्नी है जो इमामगंज की विधायक हैं अभी वर्तमान में, और उनका सोशल बैकग्राउंड रहा है। उनके माता पिता एनजीओ चलाते थे और वहाँ से श्रीविधि और बहुत सारे ऐसे काम किए, तो एक्सपोजर है उनका, वो भी साथ देती थी। और हमारे 2 बच्चे हैं, वो अभी पढ़ रहे हैं और एक बच्चा भी जॉब कर रहा है, अभी बीटेक करके, बाकी एक बेटी पढ़ रही है। यही हमारा परिवार है। बाकी मेरे पिताजी के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो आपके पिताजी के बारे में तो पूरा बिहार जानता है जी। परिवार का साथ, पत्नी के साथ राजनीति में सर कैसा मिला? क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में कोई निश्चिंता नहीं है, कोई समय नहीं है। कितना बढ़िया, तो आप लेक्चर थे, लोगों को पढ़ाते थे। देखिए, शुरुआती जीवन में एक पैशन था मेरा कि पिताजी को मैंने अपने बचपन से ही अपने पिताजी को देखा है राजनीति करते हुए, तो एक नेचुरल जो आ जाता है वो चीज मेरे अंदर में आता है कि मुझे भी राजनीति करना है। और बहुत सारे ऐसे अवसर मिले जहां पर हम दूसरा फील्ड में भी जा सकते थे, लेकिन उन सबको छोड़ करके मैंने इसे चुना और बचपन से ही बात थी। तो मेरी बात तो हो गई जब हमारी शादी हुई, तो शादी होने के बाद भी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी इस तरह राजनीति के क्षेत्र में आएगी। लेकिन ऐसा संयोग हुआ कि जिला परिषद की सदस्य बनी, वहाँ गया के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के रूप में भी चुनाव लड़ी, 2 वोटों से पराजय हुआ, लेकिन हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी। तो राजनीतिक बैकग्राउंड, उनका भी सामाजिक बैकग्राउंड शुरू से रहा, लेकिन बाद में एक जिम्मेवारियां होती है, जो पारिवारिक जिम्मेवारियां होती है, तो उस समय वो अलग हो गई। उसके बाद फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो फिर तो सक्रिय हो गई। और सौभाग्य है हम लोग का, हम जनता का आशीर्वाद से, इमामगंज की जनता ने जो हम लोग उपचुनाव में गए थे, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा वो सीट खाली किया गया था, तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो चुनाव जीत के आई। और फिर इस बार भी जीत हुई। जी, इस बार फिर पुनः इस बार तो सरकार के पक्ष में एनडीए मैंने जनता ने इतना भरपूर आशीर्वाद दिया कि सब लोग जीते। लेकिन उपचुनाव में कुछ कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन उसको भी हम लोग जीते हैं और समाज में हैं, समाज सेवा कर रहे हैं।
6 सीट सर मिला आपको, जी। 1 सीट हार गए, वो भी आपके प्रदेश अध्यक्ष की। कहाँ कमी रह गई? इस चूंकि कहा जा रहा है कि इस बार जो है प्रचंड जो है सुनामी आप कह सकते हैं, विपक्ष तो बह गया और वैसे में 1 सीट आपका बह गया। जी, अफसोस है। और हम लोग अफसोस इस बात का भी है कि हमारे सबसे सीनियर लीडर जो हमारे पार्टी में विधायक की बात करें तो सबसे सीनियर, सबसे ज्यादा अनुभव है, माननीय मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक 4 बार रह चुके हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं? हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की बात होगी, लेकिन जनता का फैसला है, जनता का जो भी फैसला उसको सर आंखों पर, और जो भी गलतियां हुई उसकी हम लोगों ने समीक्षा की है। कुछ ऐसी बातें रह गई थी, कुछ ऐसी बातें छूट गई थी, और कुछ एक तरह से होता है कि हम ज्यादा कुछ सोच लेते हैं और मान के चलते हैं कि हम जीत पक्की है, ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने जो उसको अब जिस वे में कहें, लेकिन उसमें थोड़ी सी हमारे वर्क में, हमारे होमवर्क में कमी रह जाती है, तो हम आते हैं। लेकिन जनता का जो आशीर्वाद है, जनता का जो फैसला है, उसको हम स्वीकार करते हैं, और जो गलतियां हैं उसको सुधार करके आगे। जीतन राम मांझी को कहा जा रहा है, जीतन राम मांझी ने अपने कहा, कैमरा पर कहा कि यदि हमको फोन किए रहते तो जीत गए रहते, अनिल जी हड़बड़ा गए, भाग गए मैदान छोड़ के। इससे कितना सहमत है सर आप? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले बार भी जीतन राम मांझी उनको जितवा दिए थे। अब देखिए, उनकी बात को मैं कुछ उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं और अथक परिश्रम करते हैं। दो खिलाड़ी अगर खेल में है तो दोनों की कोशिशें बराबर होती है, लेकिन कुछ ऐसी टाइमिंग होती है जिसके कारण कोई हारता है, कोई जीतता है। कुछ खिलाड़ी तो सरकाया था ना कि पैराशूट वाले भी खिलाड़ी थे। ऐसे पैराशूट के खिलाड़ी वो नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अंतिम दम तक लड़ता है, कोई छोड़ के नहीं जाता है। कुछ ऐसी कंफ्यूजन है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, संवादहीनता है, जिसके कारण इस तरह की बातें हुई है। लेकिन इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जनता का जो फैसला है वो फैसला कबूल है, और जनता ने जो फैसला दिया है वो फैसला है, और जो सच्चाई वही है, यथार्थ वही है कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं, लेकिन हम लोग वहां से हटे नहीं है। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम बहुत सेंसिटिव हैं अपने क्षेत्र के प्रति, और सदैव वहां जाते रहते हैं, और हम समझते हैं कि अगली बार जनता पुनः उनको आशीर्वाद देगी। सक्रिय राजनीति में लेक्चरर संतोष सुमन 2015 में आए, चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गए। क्या कमी रह गई थी सर? देखिए, सक्रिय राजनीति की बात करें तो हम 2000 मतलब चुनाव लड़ने को लेकर के हमने कहा, देखिए कमी कुछ रही। जैसे हम लोग ने, जनता पहली बार ऐसे क्षेत्र से गए जो नया था मेरे लिए, और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी, जो सामाजिक ताना बाना था, तो उस चीज को समझने में मुझसे थोड़ी भूल हुई है। मैं उस चीज को पूरा नहीं कर पाया। अगर मुझे चुनाव लड़ना था तो या तो गया के किसी क्षेत्र से लड़ते, हमने उसको चुना, उस क्षेत्र को चुना, इसलिए चुना कि उस क्षेत्र का जो कुटुंबा से आपने चुनाव लड़ा था, तो उसको समझने में और कुछ ऐसी बातें हुई चुनाव के दरमियान हो जाती है, जिसके कारण आपको इस तरह का इस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, हम जो भी जनता का था, हम लोग कभी वहां से थके नहीं, हारे नहीं, लगातार कोशिश किए। हम नहीं लड़ने के द्वारा फिर मेरे कैंडिडेट लड़े, तीसरी बार हम विजय प्राप्त किए, रेगुलर उस क्षेत्र में लगे रहे। तो उस चीज के लोकतंत्र में सब होता है, और कोई भी खेल व्यक्ति हारता जीतता है तो कुछ गलतियां होती है, उससे सबक लेके आगे फिर उससे सबक लेना चाहिए, उसको स्वीकार भी करनी चाहिए। तो उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और सबक लेके आगे बढ़े। निश्चित तौर पर अगली बार भी विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, हम लोग 100% फिर जीतेंगे इस बार। संतोष सुमन क्या मानते हैं, लेक्चरर संतोष सुमन बढ़िया थे या मंत्री विधायक संतोष सुमन? देखिए, दो अलग चीज है। आप जब पढ़ाते हैं किसी को तो आप उन बच्चों के बीच में रहते हैं जो युवा हैं, उनसे एनर्जी मिलती है, उनसे ताकत मिलती है, उनसे सीख भी मिलती है। वो भी अपने आप में एक अलग विषय है, और उसमें भी उतना ही एंजॉय करते हैं जितना इस तरफ है। जब आप जो आपका पैशन है कि समाज की सेवा करना, जिस समाज से हम लोग आए हैं, खास करके गरीब समाज से, और जितना परेशानी है, और खास करके जिस बिहार के जो जातीय व्यवस्था में एक कास्ट है हमारा, खास करके वहाँ पर राजनीतिक जागरूकता नहीं है। तो उसको हम लोग, उनके अंदर वो राजनीतिक जागरूकता, उनके अंदर वो भूख, उत्सुकता, जो भी कहिए अवेयरनेस, उसको क्रिएट करने में हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये हम समझते हैं कि हमारा ड्यूटी है, इस तरह के हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, समाज के उस तबके को आगे ला करके उनको मुख्य धारा में जोड़ना है, जो अभी सोच ही नहीं पाते हैं।
और जब तक ये डेमोक्रेटिक सेटअप में, लोकतंत्र में जब तक आप राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं होइएगा तो आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जाइए। और गरीब व्यक्ति सरकार के द्वारा सारा चीज दिया जाता है लेकिन वो अपने अधिकार को नहीं जानते, इसलिए उससे वंचित रहते हैं, इसलिए पिछड़ जाते हैं। तो ये तो समझिए कि हमारा एक दायित्व है इस तरह का कि उन लोगों को करना हमारी पार्टी का। बाकी पढ़ाने के लिए तो वो सबसे अच्छा लगता है, निश्चित तौर पर अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के बीच में रहना, सीखने को मौका मिलता है तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन ये हमारी ड्यूटी है और इसको नहीं करेंगे तो चूंकि राजनीति तो आपको विरासत में मिला है। आपने नीतीश कुमार जी को भी देखा है, जीतन राम मांझी जो आपकी पार्टी के संरक्षक हैं, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके पिता ही हैं। दोनों में आपको कौन अच्छा लग रहा है? देखिए, क्योंकि आपने दोनों के साथ काम किया है, दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए, जीतन राम मांझी और माननीय नीतीश कुमार जी दोनों संघर्ष से निकले हुए नेता हैं। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के पिताजी भी वैद्य थे और उन्होंने संघर्ष करके अपनी पढ़ाई पूरी की और कोई सामाजिक स्तर पर लड़ाई लड़ी। और दोनों का संघर्ष समझते हैं कि एक ही है और हो सकता है कि किन्हीं को ज्यादा मौका मिला, किन्हीं को कम मौका मिला। और जीतन राम मांझी जी ने भी कम समय में बहुत काम किया। हाँ ठीक है, काम तो दोनों किए। काम करने के लिए उनको जिम्मेवारी मिली तो काम तो करना ही है। काम आप करेंगे, काम के लिए जनता आपको रिवार्ड देगी। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने काम लेकिन सर आप लेक्चरर हैं, अंक जब देने की बात आएगी तो दोनों में ज्यादा किसको देंगे? देखिए, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ कोई स्टूडेंट का रिटन एग्जाम नहीं है जी। आप यहाँ व्यक्तियों का तुलना है और उनके सामाजिक स्तर पर तुलना करना। चलिए, आप नहीं देना चाहते हैं क्योंकि एक तरफ पिताजी बुरा मान जाएंगे, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुरा मान जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, आपको नहीं लगता है कि समृद्ध जो दलित, क्योंकि आरक्षण जो है 10 साल के लिए हुआ था, फिर जो स्थिति आकलन कर करके बढ़ते जा रहा है, समृद्ध जो दलित है उनको आरक्षण का लाभ लेने से नहीं, अपने आप नहीं छोड़ देना चाहिए या उनको हटाना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? सर देखिए, इसमें दो बातें हैं। आप जिस समृद्ध दलित को कहते हैं, सामाजिक स्तर पर अभी भी आप अगर जाएंगे तो बहुत ही समृद्ध दलित हैं जिनके पास साधन है, सुविधा है, पढ़ लिख भी ले हैं, लेकिन समाज के कुछ ऐसे लोग आज भी हैं जो उनको उसी नजरिए से हम सिर्फ आर्थिक से, आप जो कह रहे हैं छुआछूत वाली वो बात अभी भी है, कहीं कहीं है, लेकिन हमारा सवाल था आर्थिक रूप से जो समृद्ध दलित हैं, क्या उनको आरक्षण का लाभ लेना चाहिए या अपने भाइयों के लिए छोड़ देना चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना कि जब तक उन लोगों को उस तरह का आर्थिक, सामाजिक, ये सब मिलजुल करके आरक्षण बनाया गया था, जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं तब कराई, और सब एक दूसरे के पहलू हैं और सब चेक एंड बैलेंस है। आप आर्थिक रूप से बहुत पैसे वाले हो जाएंगे और काम आपका क्या है? बहुत सारे आप देखेंगे कि जीने का तरीका है, आप समाज के उस इलाके में जाइए और जो काम करते हैं, मान लीजिए किन्हीं घर में काम करते हैं, चाहे कोई ऐसे काम करते हैं, वो उनके रहने का तरीका, और एक व्यक्ति उनसे ज्यादा कमाते हैं, मान लीजिए कि कोई सब साफ सफाई करते हैं तो ज्यादा कमाई करते हैं, लेकिन कोई पैसा, किन्हीं का पढ़ाई क्या अच्छा पढ़ाई है और वो कम उनसे कमाते हैं, दोनों का रहन सहन में आपको डिफरेंस आएगा। वो ज्यादा कमा करके भी उनके अंदर क्या है कि वो दूसरे चीजों में, व्यसन जिसको कहते हैं उसमें है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर वो अवेयरनेस नहीं है, वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। एक कम करके ये जो गैप है ना, ये जब तक नहीं पूरा होगा तब तक हम चेतना जो है, हाँ, जब तक सामाजिक चेतना आरक्षण का होगा। आरक्षण में देने समय भी हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, चाहे जो भी रहे होंगे, उनके मन में भी ये बात थी कि हम आरक्षण को तब तक लागू रखेंगे जब तक ये जो गैप है फुलफिल नहीं हो जाता, जब तक समान ना हो जाए, जब तक फुलफिल नहीं होता। और सरकार, कोई भी सरकार होती है, इस समीक्षा करती है और देखती है इसको, लेकिन अभी के परिदृश्य में अभी हम समझते हैं कि आरक्षण लागू रहना चाहिए। सर, राजनीति में विधानसभा से जो चुनाव लड़ करके जाते हैं, कहने मतलब कि विधानसभा से जो जा रहे हैं उनको कहा जाता है कि यह मेन गेट है। परिषद से, विधान परिषद से जो लोग जाता है उसको कहा जाता है कि पिछला गेट। संतोष सुमन पिछले गेट से क्यों जा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आप संतोष सुमन को देखेंगे चुनाव के दरमियान तो संतोष सुमन हर सीट पर लड़ता हुआ नजर आएगा। तो क्योंकि आप तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, संतोष सुमन खुद नहीं चुनाव लड़े हैं, लेकिन संतोष सुमन के रूप में हमारे 6 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे और सब जगह संतोष सुमन अवेलेबल थे और सब में मेहनत किया। तो एक संतोष सुमन, ऐसा नहीं है कि हम पिछले दरवाजे से, और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी
जिनके नाम पर वोट पड़ा 202 सीट हम जीते हैं, वो भी तो बहुत बड़ी बात है। वो विधान परिषद के सदस्य ही हैं। तो वो आप वो ऐसे नहीं ले सकते हैं। आप देखिए कि हमने हमारा आउटपुट क्या, हम मेहनत किए हैं, कितना काम किया। तो हम पार्टी के लिए जो काम किया वो नजर आ रहा हम 6 जगह चुनाव लड़े हैं। संतोष सुमन 6 जगह चुनाव लड़ा, एक जगह नहीं है। तो उसी तरह से हम समझते हैं कि ये कोई बात नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं और ये देखिए दोस्त बना हुआ है अपर हाउस और लोअर हाउस, किन्हीं न किन्हीं को जाना ही है। और विधायक ही चुन के उनको भेजते हैं, चाहे वो और भी प्रतिनिधि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, चाहे ग्रेजुएट हैं, सब चुन के भेजते हैं। कहीं ना कहीं वो भी समाज के अंग है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में चुनाव होता ही है। तो उसको आप पिछले दरवाजे से नहीं कह सकते हैं कि कुछ न कुछ मेरिट्स होता है। लेकिन ये तो मानना होगा ना कि संतोष सुमन सिर्फ हम पार्टी के लिए प्रचार किए, लड़े। आपने कहा कि 6 सीटों पर हम खड़े थे, तो इसका मतलब कि एनडीए के बाकी सहयोगियों को आपने मदद नहीं किया? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि 6 सीट हमें मिला, संतोष कुमार जी हर जगह लड़ा चुनाव, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरी जगह नहीं किए। ऐसा थोड़ी है कि नहीं किए। और सहयोगियों की तो मदद करेंगे अगर हमारी उपयोगिता नहीं है। क्योंकि आप लोगों की एकता से ही आज 202 सीट आया। सही बात हुई, तो मैं कह रहा हूँ अगर मेरी उपयोगिता नहीं है, मेरी यूटिलिटी नहीं है, अगर मैं उतना प्रभावी नहीं हूँ तो मैं सहयोगी रहूंगा ही नहीं। तो दम है तब साथ में। निश्चित देखिए, ये तो आदान प्रदान का खेल है, कोऑर्डिनेशन है। आप उसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। दम पर भी हम आ रहे हैं सर, आपके और चिराग पासवान के दम पर भी आएंगे, क्योंकि राजनीति में सीटें मायने रखती हैं, विधायक मायने रखते हैं। परिवारवाद को संतोष सुमन कितना सही मानते हैं? देखिए, कुछ हद तक अगर आपके अंदर मेरिट है और अगर आप बाय डिफॉल्ट जीतन राम मांझी के बेटा हैं और आपके अंदर वो पैशन है, आप मेहनत कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, तो हम उसको परिवारवाद नहीं करते। परिवारवाद का मतलब है कि आप कुछ किए नहीं, एकाएक आकर के चुनाव लड़ गए और बन गए, तो कुछ परिवारवाद की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छे पत्रकार हैं, तो अगर आपके आने वाले आपके बेटे या चाहे कोई भी आपका अनुसरण करना चाहते हैं तो उनको आप रोक पाएंगे? सर देखिए, हमारा कोई सवाल नहीं रहता है। जनता के बीच में जो बातें आती है वही हम आप नेताओं से उसका जवाब जानने का प्रयास करते हैं। आप संतोष मांझी जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, आपको राजनीतिक विरासत में मिली, आप खड़ा हुए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी पत्नी खड़ा हुई, उस पर सवाल उठा। आज जब अनिल जी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भतीजा जब खड़ा हुआ तब सवाल उठा। तो सर आखिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कब समय मिलेगा? अनिल जी के भतीजा के बारे में जो बात अब करते हैं, तो हमारे यहाँ 7-8 सालों से वर्कर के रूप में काम किए हैं, पार्टी का झंडा ढोए हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। और 2 अलग अलग चीज हैं, वो उनके भतीजे हैं। तो बहुत सारे जोड़ेंगे तो पूरा कुटुंब ही है हम लोग, और सारे विश्व कुटुंब है, तो उसे सब परिवार हो गए। लेकिन देखिए, उनका अलग संघर्ष है और इसलिए उसको परिवारवाद के रूप में नहीं जोड़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब मेरी पत्नी की बात भी जो आप कह रहे हैं, तो हम चुनाव 24 के उपचुनाव हम लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी। मैंने कहा ना, पहले ही बोला कि बहुत संघर्ष से हम लोग चुनाव जीते हैं। आप देखे होंगे कि 4 जगह चुनाव हुआ था, सिंगल इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में ही जो वहाँ के प्रेजेंट सीट को रिटेन किया गया था, जो जीता हुआ सीट, बाकी सब सीट वो हार गए थे। और सबसे ज्यादा एक अमुक पार्टी का वोट अगर आया तो वहीं आया था। तो उस तरह से ऐसी परिस्थितियां, ऐसे माहौल बना। मुझे बोला गया कि आप डायरेक्ट चुनाव लड़ो, तो मैं कहा कि नहीं, मैं तो, मेरा अभी कार्यकाल है और मैं अभी नहीं लड़ना चाहता हूं। तो एक ऐसी बात क्षेत्र से आया कि उनको, तो एक बार विधायक बन गई, तो फिर दोबारा जनता ने जिस तरह से काम हुए, जितना वो सुलभ रहती है क्षेत्र में, तो लोग ने भाई पसंद किया। लोग अगर पसंद किया तभी फिर दोबारा उनको रिपीट अच्छे वोटों से। देखिए, संतोष सुमन मीडिया में कम रहते हैं, लेकिन अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, जहां तक हम जानते हैं। सीधा सा सवाल जानना चाहेंगे सर, आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिताजी आपके पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पार्टी के संरक्षक है, पार्टी में दबदबा किसका है? देखिए, ऐसा कोई ये दबदबा का सवाल नहीं, ये है सहयोग का, सबको मिलजुल कर करने का। कोई किसी का दबदबा नहीं होता है। चाहे किसी पार्टी में एक पद होता है, अब पद का मतलब ये नहीं होता है कि वो सुप्रीम होता है। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो आप ऐसे नहीं ले सकते हैं। सर इतिहास अगर आप उठाएंगे, आप चूंकि लेक्चरर रहे हैं, आपको तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन जो इतिहास की जो बातें है, जो सच है, चूंकि सच हम बोले या आप बोले, उससे सच झूठ नहीं हो सकता है, कि विरासत, राजनीति, पिता पुत्र में, भाई भाई में खूनी संघर्ष हुआ है, तख्ता पलट हुआ है। देखिए, ये सब तो हुआ है, इतिहास के पन्नों में है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जीतन राम मांझी जी हमारे पार्टी के संरक्षक हैं, संस्थापक हैं, और एक अनुभव है, एक अनुभव का समझिए कि बहुत बड़ा विशाल अनुभव उनको। वो उस समाज से आए हैं जो उनके माता पिता बंधुआ मजदूर थे, किसी के खेत में काम करते थे, वो सोच नहीं सकते थे कि हम पढ़ लिख सकते हैं। तो संघर्षों का एक बहुत बड़ा फहरिस्त है, और उनका जो एक्सपीरियंस है
और उन्हीं के कारण, उन्हीं के नाम के कारण पार्टी भी है और हम भी हैं। हम ठीक है, हम संघर्ष किए हैं, हमारे अंदर मेरिट हो सकता है, लेकिन जीतन राम मांझी जी का नाम है मेरे साथ, इसलिए आप मान सकते हैं कि उनका गाइडेंस, उनका हमेशा उनकी बातों को हम लोग लेके चलते हैं। अब देखिए, कहीं किसी मुद्दे को लेकर के आपका हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसमें। वो विचारों पर बहस हो सकता है, विचारों पर तकरार हो सकता है, लेकिन सब समन्वय है और सब एक साथ है। और निश्चित तौर पर मेरे गार्जियन है, अभिभावक हैं, पार्टी के अभिभावक हैं, और पार्टी के एक एक वर्कर उनका वो आप नहीं भी मानिएगा सर, तब भी अभिभावक तो आपके रहेंगे। लेकिन कई ऐसे मुद्दे सामने आए, कई ऐसा जगह सामने आया जब जीतन राम मांझी से और आपका मतभेद सामने आया। आप पिछली बार कहीं बात ले लीजिए, जिस प्रकार से आपको मंच से मांझी जी ने जो नसीहत दिया, वो आपको बंद कमरे में भी दे सकते थे। अब देखिए, वो गार्जियन है, उनकी बातों को मैं कुछ कहता सर गार्जियन है, लेकिन आप लोग पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आपकी हर बात खबर बनती है। जी निश्चित तौर पर, लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे बात होती है जिस पर आप भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जब देख के चलेंगे तो सब तो माना जाए ना कि जीतन राम मांझी से कई मुद्दों पर संतोष सुमन को मतभेद है। ना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपका भी किन्हीं से हो सकता है। हमारा भी है मतभेद, हमारे अपने पिता से कई बातों पर मतभेद रहा है, अपने भाई से कई बातों पर स्वाभाविक है। इसमें कहीं पर इसको कोई ऐसा बात नहीं है जिसको आप मीडिया में नहीं। आप बड़े आदमी हैं, आप लोग सरकार चला रहे हैं, इसलिए आपकी बातें तो माननी होगी ना सर। ऐसी कुछ नहीं है, हम लोग पूरे सामंजस्य कोऑर्डिनेशन के साथ पार्टी का काम करते हैं, और उनका जो भी फैसला होता है, उनका जो भी आदेश होता है, पार्टी उस पर विचार करती है। और हम समझ सकते हैं कि 99% उन्हीं की बात चलती है, 1% संतोष सुमन की बात चलती है। पर ऐसी बातें होती है। देखिए, आप उसको दूसरे तरीके से नहीं सर, हम दूसरे तरीके से नहीं ले रहे हैं सर। मेरा नहीं चलता है। देखिए, कोई भी पार्टी में हम जब कोई भी डिसीजन लेते हैं तो एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं होता है, सामूहिक डिसीजन, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का डिसीजन नहीं होता है। कोई भी किसी भी पार्टी में जो पार्टी का सेटअप है, उसमें कार्यकारिणी बने हुए हैं, परिषद के सदस्य बने हुए हैं, कोर कमेटी होती है, तो वो हर लेवल पर उसका डिसीजन होता है, जिसमें अब उस डिसीजन में जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई माननीय न्यायालय का भी कोई डिसीजन होता है, 5 जजों की कमेटी होती है, तो उसमें 3-2 इस तरह की बातें होती है, तो मेजोरिटी बहुमत से पास होता है। ये तो मेजोरिटी है, लोकतंत्र में मेजोरिटी विन होता है, तो मेजोरिटी से होता है और उसमें सबका डिसीजन होता है। हाँ, हमारी बातें भिन्न हो सकती है उसमें, लेकिन जो मेजोरिटी होता है उसी का। सर एक चीज आप मानेंगे, लगातार मांझी जी कहते आ रहे हैं, शराबबंदी कानून जब से आया है सबसे ज्यादा यदि उसका नुकसान हुआ, हालांकि उसके फायदे कई, जो नुकसान पर हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान यदि हुआ है तो दलितों का हुआ है। फायदा भी तो दलितों का ही हुआ है। लेकिन जो मांझी जी कहते हैं कि सिर्फ जो है गरीब लोगों को बंद किया गया है, दलित को बंद किया गया है, अमीर तो है 2-2 पैग ले लेते हैं, तो कोई बुराई नहीं। देखिए, कोई जानबूझ के तो ऐसा नहीं है कि टारगेट करके प्रशासन ने ऐसा किया है। अब एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि शराब जो है, जिसका सेवन गरीब करते हैं तो उसके लिए वो जहर है, उसके लिए समझिए कि उसकी पीढ़ियां खत्म हो जाती है। कई ऐसा केस सामने आया, और मेरे परिवार में ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पर मैंने देखा है कि वो इस कारण से अपने आप को बर्बाद कर लिए और उनकी अकाल मृत्यु भी हो गई। तो ये बंदी, शराब बंदी हमारे समाज के लिए, गरीब समाज के लिए वरदान है। और देखिए, बड़े लोग में जो संपन्न लोग हैं, वो जिनके अंदर वो सोचने की क्षमता है, वो तो अपने हिसाब से करते हैं, उनको। लेकिन सर मांझी जी यही कहते हैं कि अगर थोड़ा सा पी ले तो कोई बुराई नहीं है। देखिए, कानून है, कानून का अपना काम है, और कानून में जब बिहार में शराबबंदी है तो आप थोड़ा सा भी नहीं पी सकते हैं, ना ज्यादा पी सकते हैं। कानून सबके लिए समान होता है। आप ऐसे व्यवहारिक रूप में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कानून में बात कीजिएगा। और आप एक तो पीना तो गैर कानूनी है, गैर कानूनी है तो गैर कानूनी है। उसमें कानून किसी न जात देखता है, न पात देखता है, न धर्म देखता है। तो आप 1 पैग पीजिए चाहे 5 पैग पीजिए, दोषी तो उतना दोषी तो ही होंगे। क्या आपको सर लगता है क्या कि जनहित में, या जो जिस प्रकार से केसों की संख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से जो खबरें आती हैं कि शराबबंदी कानून को समाप्त कर देना चाहिए या कंटिन्यू रहना चाहिए? देखिए, हमको जहां तक व्यक्तिगत रूप में हमसे कहेंगे तो शराबबंदी को तो लागू रखना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। हाँ, फायदे हैं, और हम समझते हैं कि हाँ, कुछ ऐसी बातें अगर होता है कि कोई गलत तरीके से किन्हीं को डाल दिया गया है, चाहे कोई व्यक्ति अगर कमाने वाले हैं परिवार में, तो उनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम सरकार करती है। सरकार में हम समझते हैं कि बहुत लोगों को 1 लाख रुपया भी दिया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके जिनके परिवार में कमाने वाले हैं। तो सरकार की तरफ से देखिए सारी चीजें होती है, और सरकार ऐसा नहीं है कि मीडिया में बोलती है। हाँ,
कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, उसको बोलते हैं और 100% कहीं पर सही नहीं होती है, कुछ न कुछ खामियां रह जाती है, किसी न किसी व्यक्ति से भूल हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि सरकार दोषी है। तो सरकार हर स्तर पर काम करे, सरकार उन लोगों को फिर से रिहेबिलिटेट करने के लिए, ताकि वो निकल के आवे तो उनको कोई रोजगार से जोड़ दिया जाए, जीविका से आजीविका से जोड़ दिया जाए। तो सरकार अपने स्तर पर काम करती है और सरकार इसलिए पनिश करती है कि आप फिर दोबारा नहीं करो। और अभी तो सरकार वार्निंग भी देती है, आर्थिक दंड भी देती है, तब जाकर के किसी को कुछ कर। लेकिन कुछ आदतन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते, अपने आप को खत्म करने पर तुले, तो उनके लिए तो सजा है। देखिए, तो संतोष सुमन जी से हमारा सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले हमारा अगला सेगमेंट जो है बेहतर कौन, उसमें 5 सवालों का जवाब जान लेते हैं। उसके बाद फिर सवाल जवाब का जो अपना सेगमेंट है उसमें वापस आए। सर, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, किसको आप बेहतर मानते हैं सर? दोनों समान हैं, दोनों समाज के उस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और एक ही काम कर रहे हैं, इसलिए कोई इसमें, चलिए दोनों समान है। संतोष सुमन और जीतन राम मांझी, इसमें बेहतर कौन? और हम लोग सब उन्हीं के गाथी में काम कर रहे हैं, उन्हीं के छत्र छाया में है, तो निश्चित तौर पर हम बेहतर हैं हमसे वो। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक स्कूल है, पाठशाला है, उनसे सम्राट चौधरी जी भी सीखे हैं, संतोष मांझी भी मतलब बाकी सारे स्टूडेंट हैं। और निश्चित तौर पर उनका जो कद है, उनका जो एक्सपीरियंस है, 20 सालों से किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहना, प्रशासनिक स्तर पर जो उनकी दक्षता है, वो तो नजर आ रही, बिहार को उन्होंने गढ़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी पहचान है, तो निश्चित तौर पर एक स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है, तो हम तो स्टूडेंट हैं, सम्राट जी भी स्टूडेंट हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, किसको बेहतर मानते हैं आप? अब डिफरेंट कैरेक्टर हैं दोनों के, अब उसको तुलना करेंगे तो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। चलिए, प्रशांत किशोर और केजरीवाल कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं। चलिए, तो अपना जो सवाल जवाब का जो दौर था उसमें फिर से वापस आते हैं और संतोष सुमन मंत्री लघु जल संसाधन से फिर से जानने का प्रयास करते हैं। इन्होंने अभी कुछ देर पहले पावर की बात की थी, तो सीधा हम जानना चाहेंगे कि मांझी जी और चिराग पासवान में कौन ज्यादा पावरफुल है। दोनों बिहार में दलितों के बड़े नेता हैं और कई बार टकराव की नौबत आई कि हम दलितों के बड़ा हित ऐसी हैं तो हम। आप क्या मानते हैं सर? मेरे समझ में, जो मेरी समझ है, जो मैंने आज तक देखा है, मैं समझता हूं कि ये जो बड़ा छोटा का जो बात है, आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, चाहे कहीं से फैलाया जाता है। हाँ, हम इसका उदाहरण देंगे सर, कैसे बड़ा छोटा हम बता रहे हैं। हम बताते हैं आपको। हम समाज के उस वर्ग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे आप उनसे भी पूछेंगे तो बताएंगे कि हम वहाँ काम करना चाहते हैं जहाँ बरसों से अंधियारा है, वहाँ रोशनी जलाना चाहते हैं। जीतन राम मांझी जी भी वही बात कहते हैं। और होता क्या है कि जब 2 दलित नेता, जो प्रभावी नेता, दलित लीडर्स उभर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को लड़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर हम एक होकर के काम करेंगे तो ज्यादा कारगर के रूप में। हम सर आपको लड़वाना नहीं चाह रहे हैं, हम सीधा सवाल जानना चाह रहे हैं कि यदि राजनीति में सीटों की, आंकड़ों की बाजीगरी नहीं होती तो जीतन राम मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक है, आपका भी एक अलग वोट बैंक है, तो आपको 6 सीट, और चिराग पासवान जो जीतन राम मांझी के जितना राजनीतिक अनुभव उतना उनकी उम्र होगी, उनको 29 सीट। क्या इसको माना जाए सर? देखिए, गठबंधन है, गठबंधन में जब बंद कमरे में वार्ता होती है और वो उस समय आप अपनी एडवोकेसी कितना करते हैं उस पर डिपेंड करता है। किसी नंबर से आप किसी को बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं। एक्सपीरियंस से, आप उसके अनुभव से, उसके ज्ञान से आप कह सकते हैं कि वो ज्यादा जानते हैं, कुछ करते हैं। ये नहीं है कि कोई बड़ा छोटा है। तो सीट जो मिलती है सर, कि आपको अगर गठबंधन में आपको 10 सीट है, इनको 50 सीट, हमको 60 सीट, तो कुछ तो देखा जाता होगा, इनका क्या वोट बैंक है, कितना गठबंधन को ये मजबूत कर पाएंगे, कितना वोट दिला पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, सबका एक चींटी का भी योगदान उतना ही होता है। जब राम जी जब बना रहे थे, श्रीलंका जा रहे थे, तो गिलहरी भी अपना योगदान दे रहा था। तो इसलिए इसको आप अगर गठबंधन धर्म की मजबूरियां है सर, इसलिए आप कहना नहीं चाहते। गठबंधन में सब समान है, गठबंधन विचारों से होता है।
एक नंबर से नहीं होता है। अगर आप बिहार के विकास के लिए हैं, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए हैं। इसी गठबंधन विचार से जब आप निकले थे, नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे सर, आप लोग यहाँ अम्बेडकर जी के मूर्ति पर धरना देने गए थे और वहां से भी आप लोग को भगा दिया गया था। उस समय नीतीश कुमार आपके लिए बुरा बन गए थे। आज आप जब गठबंधन में हैं तो आपके लिए अच्छा बन गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत तौर पर उनकी प्रशासनिक क्षमता पर हमने कभी सवाल नहीं उठाया। अब वो गलत गठबंधन मालिक महागठबंधन में थे, तो महागठबंधन में कैसे नेता है, उनकी क्या नीति है। आपकी पार्टी को विलय करने का दबाव था सर। ये सब राजनीति में, और आप समाज में रहते हैं तो बहुत सारा के बात होंगे। आप कोई नया काम करते हैं तो आपके आसपास भी लोग आपको इस तरह के बात, लेकिन आपकी काबिलियत कैसी है ना, आपको निकलना है। समझ, आपने काबिलियत दिखाई, महागठबंधन से निकल गए, फिर एनडीए में चले गए, 6 सीटें भी ले ली, मंत्री भी बन गए, पिता भी मंत्री बन गए। हम कहीं से नहीं निकले। हम माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे, हम 20 में चुनाव उन्हीं के साथ लड़े, उन्हीं के साथ थे। वो महागठबंधन में गए, उनके साथ गए, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ ऐसी आई तो हम लोग अलग हुए, लेकिन फिर हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहे। चलिए, आखिरी सवाल है सर, मंत्री रहते हुए कोई एक ऐसा कार्य, आपने तो कई कार्य किए हैं, एक ऐसा कार्य जो आपको मंत्री जब आप नहीं रहे तब भी याद रहेगा कि इस विभाग में हमने अच्छा काम किया? देखिए, क्षेत्र इमामगंज का क्षेत्र है हमारा, और पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। कुछ ऐसे काम वर्षों से, जब हम लोग चुनाव लड़ने गए थे तो एक काम था कि राजबांध इसको बना दीजिएगा तो यहाँ पर आप अमर हो जाइएगा। तो ऐसे 2-4 काम है। एक राजबांध का मैंने काम लिया, एक हमारे यहाँ कोठी बांध है, चाहे और भी बियर बाका साइड में बना है। 2-3 ऐसे काम हैं जो लगता है सुकून देता है कि उससे पटवन जितनी होती है, और जिस तरह से वो इलाकों में सुखाड़ था, वहां पर पानी आ गया और लोगों के चेहरे पर खुशहाली आई, तो उसको देख करके लगता है कि नहीं, लोग किसी डिपार्टमेंट को छोटा बड़ा कह देते हैं, लेकिन ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो गरीब से जुड़ा हुआ, किसान से जुड़ा हुआ, खेत से जुड़ा हुआ है। और जब वो पानी, जब पहाड़ों के तलहटी में पानी नहीं, वर्षा पर निर्भर है, उसको अगर हम रोक के रिजर्वायर बना करके और उसको सिंचाई में लगाते हैं, उनके चेहरों पर जब खुशी आती है, और वो इलाका में जब धान का हो चाहे गेहूं का जब फसल और तेजी से बढ़ते हैं, चाहे वो अधिक मात्रा में होते हैं, तो ये सुकून है। और ये हमेशा याद रहेगा कि नहीं, मेरे एक छोटे से प्रयास से उस क्षेत्र में जहां पर लोग जाते नहीं थे, दूसरे नामों से जानते थे, जितना खुशहाल हो गया और इतनी अच्छी पानी की बात हो रही है और शांति हो गई है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, तो ये इस डिपार्टमेंट का ही बहुत बड़ा अहम रोल है उसमें, तो ये हमेशा याद रहेगा। देखिए, तो हमने शुरू में कहा संतोष सुमन मीडिया में कम रहते हैं, लेकिन गरीबी इन्होंने पढ़ा नहीं है, गरीबी को इन्होंने जिया है। वैसे में लोगों के लिए काम करने के लिए भी जाने जाते हैं। आज का जो हमारा पॉडकास्ट सीरीज 4 था, उसमें आपको संतोष सुमन के जीवन से जुड़ी हर वो बात बताने का प्रयास किया जो आप जानना चाहते थे। अगले पॉडकास्ट में फिर किसी बड़ी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद सर। धन्यवाद।